जय हिंद दोस्तों। साल 1925 नागपुर का एक छोटा सा घर और एक डॉक्टर जिसने 12 लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा बीज बो दिया जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बन चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ 1925 से शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें उससे भी गहरी हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक विचार एक छोटे से कमरे से निकलकर पूरे भारत और फिर दुनिया में फैल गया। आज आरएसएस की चर्चा हर जगह होती है, कभी समर्थन में तो कभी विरोध में। जिसने ये शाखा देख ली उसके मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ऐसा क्या है इस संगठन में जो हर दिन लाखों लोग इसमें अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कहानी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। साल 1907 यह वह समय था जब बंगाल में आजादी की लड़ाई के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति का एक गुप्त संगठन बनाया। नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार भी संगठन से जुड़ गए और जेल भी गए। उस समय दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में नए विचार लाने के लिए गर्म जोश के नायक बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिया। उसी समय हेडगेवार भी कांग्रेस में जुड़ गए और उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस में काम किया। लेकिन 1917 में जब तुर्की के खलीफा की गद्दी छीनने के विरोध में पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका सपोर्ट किया। लेकिन हेडगेवार जी को ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि यह सिर्फ मुसलमानों को खुश करने की राजनीति है। इस नाराजगी के बावजूद भी हेडगेवार कांग्रेस से जुड़े रहे, बल्कि 1922 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन और 1925 के कलकत्ता अधिवेशन में भी वो मौजूद थे। लेकिन इस घटना के बाद हेडगेवार जी के मन में एक विचार चल रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि वे एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो सीधे तौर पर हिंदुओं के हितों के लिए काम करेगा और आगे बढ़ेगा। अब असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। 1925 में विजयदशमी के दिन हेडगेवार जी ने अपने घर से ही संघ की शुरुआत की। कहते हैं शुरू में तो सिर्फ 12 लोग ही थे, लेकिन 12 से 1200 होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे लोग उनके विचारों से जुड़ने लगे और शाखाओं की संख्या लगातार बढ़ती रही। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन शाखाओं में ऐसा क्या था और लोग इतनी तेजी से इसमें क्यों जुड़ रहे थे। शाखाओं में सुबह या शाम लोग मैदान में इकट्ठा होते, लाठी ट्रेनिंग करते, योग, सूर्य नमस्कार, देश और समाज पर चर्चा करते। आसान नहीं था यह रास्ता, मुश्किलें थी, आलोचनाएं थी, लेकिन इन सब पर हेडगेवार जी का जज्बा भारी पड़ता है। हेडगेवार जी से लोग इतना प्रभावित हुए कि शाखाओं की संख्या लगातार बढ़ने लगी। संघ का काम फैलता चला गया। शुरुआती दिनों में ये शाखाएं महाराष्ट्र के कई इलाकों जैसे पुणे, नासिक, अमरावती, यवतमाल तक फैल गया। धीरे धीरे विस्तार मध्य भारत तक पहुंच गया। आरएसएस अब सिर्फ सामाजिक संगठन नहीं रहा, वो भारतीय राजनीति और समाज में अपनी पकड़ बनाने लगा था। लेकिन महाराष्ट्र से बाहर पैर पसारने का मौका आया 1930 के बाद, क्योंकि 1930 में हेडगेवार जी काशी के हिंदू विश्वविद्यालय जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है पंडित मदन मोहन मालवीय से। मालवीय जी ने परिसर में बीएचयू परिसर में संघ का ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी। यही उनकी भेंट हुई माधव सदाशिव गोवालकर से। वो यहाँ एमएससी की पढ़ाई करते थे और बाद में वो शिक्षक भी बने, इसीलिए लोग उन्हें गुरुजी भी कहते थे। लेकिन 1940 में हेडगेवार जी का निधन हो जाता है। उनके बाद गुरुजी सर्वसम्मति से आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक बनते हैं। गुरुजी की लीडरशिप में संघ तेजी से आगे बढ़ा। उनके विचार दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लाहौर तक फैल गए। लेकिन एक सवाल उठता है, इतना बड़ा संगठन आखिर काम कैसे करता है? तो देखते हैं आरएसएस का स्ट्रक्चर। आरएसएस की कार्यप्रणाली 11 स्तर में बटी है। केंद्र, क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिला, तालुका, नगर, खंड, मंडल, ग्राम और शाखा। शाखा हमने आपको पहले ही बता दी थी। आज संघ के पास 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेन मेंबर्स हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में 80,000 से ज्यादा इसकी शाखाएं रोज लगती है। केरल, जहां हिंदुओं की आबादी कम है, वहां भी इसकी 5,000 शाखाएं लगती है। भारत से बाहर यानी 40 से ज्यादा देशों में इसकी 57 लाख शाखाएं। रोजाना करीब 50 लाख लोग इसमें रोज शामिल होते हैं। इन सब के बाद देखते हैं आरएसएस से जुड़े संगठन। आरएसएस में करीब 80 से ज्यादा संगठन काम करते हैं, जिन्हें संघ परिवार कहा जाता है, जिसमें से वर्तमान में हमारा सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी इसमें शामिल है। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय सेविका समिति, विद्या भारती, जिसके अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर संचालित होते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जैसे और संगठन आरएसएस के दायरे में आते हैं। अब सवाल ये है कि आरएसएस सिर्फ शाखा ही लगाता है कि देश की सेवा में भी आगे रहता है? तो मैं आपको बता दूं, आरएसएस का बड़ा मंत्र है सेवा और राष्ट्र प्रथम। इसी मंत्र के साथ जो आरएसएस के योगदान रहे हैं वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहला, कश्मीर विलय। जब कश्मीर विलय नेहरू जी के लिए बड़ी चिंता का विषय थी, तब सरदार पटेल ने गुरुजी से संपर्क किया। गुरुजी के कहने पर ही हरि सिंह ने 13 लीटर
भेजा था। दूसरा, दादरा और गोवा की मुक्ति। पुर्तगालियों से गोवा और दादरा को मुक्ति दिलाने में आरएसएस का बड़ा हाथ रहा है। तीसरा, युद्ध की स्थिति। 1962 का भारत चीन युद्ध हो या 1965 का भारत पाक युद्ध, आरएसएस ने दोनों ही बार सेना को सपोर्ट किया और उनका मनोबल बढ़ाया। दंगे और त्रासदी। 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई और सिख दंगे छिड़े तो आरएसएस ने प्रभावित परिवारों की मदद की। इतने कामों के बावजूद भी आरएसएस हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा है। कभी इसे बैन करने की मांग उठी, कभी इसके विचारों पर सवाल उठा, लेकिन आरएसएस ने हमेशा खुद को सामाजिक संगठन ही माना है जिसका मकसद था देश सर्वोपरि। पहला बैन 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या हुई तो गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का जुड़ाव कभी आरएसएस से रहा है। इसी आधार पर पंडित नेहरू ने संघ को शक के घेरे में लिया और उस पर बैन लगा दिया। हालांकि जांच में साबित हुआ कि आरएसएस का डायरेक्ट रिलेशन गांधी जी की हत्या में नहीं था। इसके बाद 1 साल में बैन हटा दिया गया। दूसरा बैन आपातकाल के समय जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। साल 1975 में जब आपातकाल लगा तो आरएसएस पर ये एलिगेशन लगे कि वो सरकार विरोधी आंदोलन में शामिल है। उस वक्त हजारों स्वयंसेवक को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ ये बैन भी हटा दिया गया। तीसरा बैन बाबरी मस्जिद विध्वंस। जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तो सरकार ने सीधे तौर पर आरएसएस पर बैन लगा दिया। हालांकि यहाँ भी जांच में साबित नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद के गिराने में आरएसएस का सीधा तौर पर हिस्सा था। उसके बाद ये बैन भी हटा दिया गया। यानी साफ है, एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन होने के बावजूद भी आरएसएस का रिश्ता हमेशा से भारतीय राजनीति में रहा है, कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी आरएसएस हमेशा राजनीति से दूर नहीं रह पाया। कभी वो कांग्रेस से टकराया, कभी जनता दल या बीजेपी से जुड़कर आगे आया। हम कह सकते हैं कि आरएसएस और भारतीय राजनीति का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना खुद आजाद भारत का इतिहास। तो दोस्तों, ये थी आरएसएस की कहानी, जिसे कभी सामाजिक संगठन कहा गया, कभी सांस्कृतिक तो कभी राजनीतिक, कभी विवादों में रहा तो कभी देश सेवा में सबसे आगे। लेकिन आरएसएस को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में, आप आरएसएस को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अब जब 27 सितंबर 2025 को आरएसएस अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आरएसएस ने भारतीय राजनीति और समाज को कितना बदला है? अपना जवाब कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।